यूक्रेन के साथ युद्ध छेड़ने के लिए पश्चिम के देशों ने रूस पर कई तरीके के आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन इन प्रतिबंधों के बावजूद रूसी करेंसी रूबल में मजबूती आ रही है। डॉलर के मुकाबले रूबल 7 साल की ऊंचाई पर पहुंच गया है। रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया था तो प्रतिबंधों की वजह से रूबल में गिरावट आई थी और डॉलर का भाव 135 रूबल तक पहुंच गया था, लेकिन इसके बाद रूबल में रिकवरी लौटी और अब डॉलर का भाव 55 रूबल के करीब है। जी हाँ, 55 रूबल, यानी कि रुपए से बेहतर स्थिति में आप रूबल को मान सकते हैं। ये मई 2015 के बाद रूबल का सबसे अच्छा भाव है, सबसे ऊपरी स्तर है। सर, रूबल को ये ताकत कहाँ से मिल रही है? ये बात हमारे आज की प्रमुख खबर है और बहुत सारे लोग ये सवाल जानना भी चाहते हैं कि प्रतिबंधों के बावजूद, इतने सारे सैंक्शंस के बाद, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर होने के बाद भी आखिर रूसी रूबल की ताकत की वजह क्या है? और इसकी 2-3 प्रमुख वजह हैं, कुछ आंतरिक और कुछ बाहरी वजह। हम पहले बाहरी वजहों पर बात करते हैं, जिस पर एक बात पर चर्चा हमने अभी की कि भारत रूस से रिकॉर्ड तेल आयात कर रहा है और शायद अगले कुछ महीनों में भारत रूस से रिकॉर्ड कोयला भी आयात करने लगेगा, क्योंकि जिस तरीके का डिस्काउंट मिल रहा है भारतीय तेल कंपनियों को और वो सस्ता तेल प्राइवेट कंपनियां भारत में खरीद कर उसे री एक्सपोर्ट कर रही हैं यूरोप को, जिस पर हम विस्तार से चर्चा करते रहें। ये इसके अलावा चीन एक दूसरा बड़ा प्लेयर है जिसने रूस की ऊर्जा पाइपलाइन, जो एक दरवाजा खुला है, उससे रूस को विदेशी मुद्रा पहुंचाने और रूस से सस्ता कच्चा तेल आयात करने में रिकॉर्ड बना दिया है। इससे पहले तक, मई से पहले तक, सऊदी अरब एनर्जी सप्लाईज के मामले में चीन का सबसे बड़ा पार्टनर था, लेकिन अब रशिया उसकी जगह पहले नंबर पर आ गया है और रशिया ने करीब 8.2 मिलियन टन के आसपास का तेल, जो हमारे पास आंकड़ा मिल रहा है, हाँ, 8.42 मिलियन टन का तेल पिछले महीने में, मई में इंपोर्ट किया है। और 2 कंपनियां हैं, साइनोपेक और जिनुआ ऑयल, जो 2 सरकारी कंपनियां हैं, वो सबसे ज़्यादा बड़ी मात्रा में रशिया से कच्चे तेल का आयात कर रही हैं। हालांकि चाइना में लॉकडाउन के कारण, कोविड के कारण अर्थव्यवस्था में सुस्ती है, तेल की मांग में गिरावट है, लेकिन जैसा हमें पता है कि चीन अपने यहाँ ऊर्जा के बड़े रणनीतिक भंडार बनाता है, तो इसलिए सस्ता तेल चीन के रणनीतिक स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को बना रहा है। तो 2 बड़े चैनल हैं जहां से विदेशी मुद्रा लगातार पहुंच रही है, उस पर सैंक्शन नहीं है। अभी भी गैस की सप्लाई यूरोप को हो रही है, तेल की सप्लाई यूरोप को हो रही है। बचा हुआ जो तेल है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नहीं है, उसे अपनी इकोनॉमी को शोर अप करने के लिए या अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए रूस अपने कच्चे तेल को डिस्काउंट पर दे रहा है। हम शायद इस पर चर्चा कर चुके हैं कि दुनिया में सबसे सस्ता कच्चा तेल रूस का है। $45 पर बैरल के आसपास की रूस की लागत आती है, जो अरब के देशों से भी कम है। और यह बड़ा एडवांटेज है कि अगर वो $75 पर बैरल के भाव पर भी बाजार में तेल उपलब्ध है, जबकि ब्रेंट की कीमत $113 से $115 के आसपास है, तब भी बड़ी बचत होती। कोयले पर भी 30% डिस्काउंट उस समय, जबकि कोयले की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं दुनिया में। ये दो बड़े फैक्टर हैं जिसमें भारत और चीन रूसी रूबल को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पर केवल ये अकेली बात नहीं है। रूस की अर्थव्यवस्था में पिछले 2-3 महीनों में युद्ध के बावजूद आंतरिक रूप से कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जो एक तरह से आपको असंगत या पैराडॉक्सिकल लगेंगे शुभम, लेकिन वो विदेशी मुद्रा भंडार की मदद कर रहे हैं। पहला बदलाव ये कि विदेशी मुद्रा को निकालने और उसके इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। तो जो विदेशी मुद्रा की कंजम्पशन की डिमांड थी, आम लोगों के लिए कोई ट्रैवल नहीं है, बाकी सारी चीजें बंद हैं, तो विदेशी मुद्रा की जो खपत वैसे होती थी वो रुक गई। दूसरी चीज है, इंपोर्ट बिल्कुल बंद है। रशिया किसी भी चीज का इंपोर्ट नहीं कर रहा है। जो भी चीजें हैं उनके पास, वो अपने ही जरूरतों से खर्च कर रहे हैं। तो रशिया जो बहुत जरूरी चीजों का, दवा या बाकी चीजों का इंपोर्ट करता था, उस पर खर्च होने वाला डॉलर भी बाहर जाना बंद हो गया। तो जो डॉलर का खर्च था या जो डॉलर का आउटगो था, वो बंद हो चुका है। विदेशी निवेशक वहां बिकवाली करके पैसा ले जा नहीं सकते क्योंकि स्टॉक मार्केट बंद है और एक्सचेंज की सुविधा नहीं है। तीसरा पहलू ये। और चौथा महत्वपूर्ण पहलू ये कि दूसरी तरफ जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था रूस में डॉलर के आने का, वहां से सप्लाई और ज्यादा बढ़ गई। रूस ने कोयला और तेल बेचकर रिकॉर्ड फॉरेन करेंसी अर्जित की, जो सामान्य रूप से प्री कोविड लेवल से ज्यादा है। और इसलिए वहां एक दिलचस्प बहस शुरू हुई। अभी रूस का नया बजट आया है और रूस के जो उप प्रधानमंत्री हैं, उनका मैं बयान पढ़ रहा था। इस समय रूबल बाय द वे दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी है डॉलर के अगेंस्ट। $55 के आसपास का 55 रूबल के आसपास का $1 है। और अब वहां के पॉलिसी मेकर्स की बड़ी समस्या यह है कि जो भी उनके पास एक्सपोर्ट की खिड़की खुली हुई है, वहां यह मजबूत रूबल उनके लिए समस्या बन रहा है, उन्हें नुकसान हो रहा है। तो रूस के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, आंद्रेई बेलोसोव, उन्होंने इंडस्ट्री से यह कहा है कि अब
रूबल की फेयर वैल्यू तय की जानी चाहिए, यानी वो चाहते हैं कि रूबल की कीमत 70-80 के आसपास आए, यानी $1 जो है वो 70-80 रूबल के आसपास आए, नहीं तो जो लाभ अब हो रहा है वो रूबल की मजबूती से कम हो सकता है। एक और बड़ा पहलू है जिसके कारण रूबल मजबूत हो रहा है, वो ये कि रूस में अब कंपनियों के टैक्स पे करने का समय आ गया है। सबसे ज़्यादा कम टैक्स कंपनियों की तरफ से आएगा, गैज़प्रोम और जो गैस और तेल बेचने वाली कंपनियां हैं, तो वो जो भी करेंसी लेकर आएंगी या जिन्होंने एक्सपोर्ट किया है उस पैसे को वापस वो विदेशी मुद्रा भंडार में लेकर आएंगी, इसलिए विदेशी मुद्रा की सप्लाई एक मुश्त और बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। तो जिस मजबूत रूबल पर दुनिया आश्चर्य कर रही है, रूस अब उतनी मजबूती पर भी संतुष्ट नहीं है। उसे लगता है कि इसकी फेयर वैल्यू होनी चाहिए। ये दिलचस्प घटनाक्रम है जो रूबल के भीतर हमें दिखाई देता है। सर, एक छोटा सवाल और कि जैसे ऊर्जा बाजार की पिक्चर बदल रही है, मान लीजिए पूरा यूरोपीय देश जो है वो अपनी कह रहे हैं कि 2022 के अंत तक हम तेल पर निर्भरता कम कर देंगे, फिर गैस पर भी सोचेंगे, तब क्या आपको लगता है लंबे समय में रूबल पर इसका कोई असर होगा या एशिया पेट भरता रहेगा? अब ये बहुत सारे और भी पैरेलल घटनाक्रम हैं। क्या यूरोप जैसे ही अपनी पैरेलल सप्लाईज की व्यवस्था सुनिश्चित कर लेगा, हम अमेरिका के राष्ट्रपति अरब की यात्रा पर भी जा रहे हैं, उसके बाद क्या यूरोप उन देशों के प्रति या अमेरिका उन देशों पर कोई दबाव या सख्ती करेगा जो सैंक्शंस को बाईपास करके डिस्काउंट पर कच्चा तेल और कोयला खरीद रहे हैं, जिसमें कि भारत और चीन जैसे देश हैं? ये कहना मुश्किल है। दूसरी चीज़ ये कि रशिया किस सीमा तक और कब तक ये डिस्काउंटेड ऑयल सेल करता रहेगा? अभी भी अगर आप हम चाइना और भारत को एक्सपोर्ट की रूस से एक्सपोर्ट की बात करें, पर अभी भी बहुत बड़ा हिस्सा ऑयल और गैस की बिक्री का यूरोप से आ रहा है। यूरोप की वो खिड़की खुली हुई है जिससे रूस गैस और ऑयल बेचता है। जब तक वो आता रहेगा तब तक रूस की अर्थव्यवस्था में कम से कम जो विदेशी मुद्रा के प्रमुख स्रोत हैं वो बंद नहीं हो रहे हैं। हमें भी समझना पड़ेगा कि रूस की अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट ही है और उसमें भी एनर्जी एक्सपोर्ट है। सामान्य दिनों में, शांति के दिनों में भी, जब युद्ध नहीं था तब भी रूस की अर्थव्यवस्था एनर्जी पर ड्रिवन इकोनॉमी थी जिसमें ज़्यादातर पैसा एनर्जी के एक्सपोर्ट से आता था। हाँ, चुनौती वहाँ आएगी जब मान लीजिए युद्ध खत्म होता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि युद्ध को लेकर थोड़ी शांति आई है, संघर्ष कम हुआ है, आमतौर पर जो दबाव बन रहा था रशियन अर्थव्यवस्था पर वो कम हुआ है। चुनौती वहाँ आएगी जब हम वापस रूस को इंपोर्ट मार्केट में आता देखेंगे, रूस को जो चीज़ इंपोर्ट करनी होंगी, तब सही फेयर वैल्यू हमें समझ आएगी। बिल्कुल। तो रूस की जो रूबल की ताकत है, उसके जो राज हैं दरअसल वो यही हैं कि एशिया जैसे बड़े बाजार और अभी यूरोप भी उनसे लगातार तेल खरीद रहा है और उन्हें जहां खर्च करना है वो रास्ते बंद हो रहे हैं। केवल विदेशी करेंसी आ रही है और जब विदेशी करेंसी आ रही है तो रूस के रूबल को ताकत मिल रही है।